हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 7th नवंबर और आई एम सॉरी कि कल मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं अपलोड किया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। पर मैंने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, अभी साथ में इस वीडियो के साथ साथ मैं नोट्स भी बना लूँगा अपने। सो जो कल का एडिटोरियल और आइडियाज़ और जो भी एक्सप्लेन सेक्शन था, जो मोस्टली हम लोग मेंस के लिए पढ़ते हैं, दैट वाज फिल्ड विथ दिस वन न्यूज़, जहाँ पे ज़ोहरान ममदानी ही हैज़ बिकम द न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है। सो ये फर्स्ट साउथ एशियन, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, है ना, एंड द फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। सो दिस, इस पे काफ़ी चर्चे न्यूज़पेपर में, बट मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, हाँ जिसके ऊपर हमें यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सके या इनडायरेक्टली भी पूछे क्वेश्चन। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे इंक्लूसिविटी, है ना, इंक्लूसिविटी, फिर एंटी इमिग्रेशन जो सेंटिमेंट है यूएस में, जो खास करके डोनाल्ड ट्रंप के बाद ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो इसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई है और इलेक्शन को इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा पर लड़ा है और एजुकेटेड वोटर्स ने उनको चुना भी है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं वो कोई रेस या कोई कल्चर के ऊपर नहीं है, वो लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने पे है। क्योंकि आपने शायद सुना होगा कि न्यूयॉर्क सिटी पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग रोटी कपड़ा मकान वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते, जबकि दे आर हाईली पेड उसके बावजूद इतनी महंगाई है वहाँ पे। सो इस इन्होंने प्रॉमिस किया था कि दे विल मेक इट अफोर्डेबल, और इनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था वो बॉलीवुड मूवीज़ और गानों और साउथ एशियन लोग जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को इंक्लूड करके था। तो ही वांट्स टू से कि जो न्यूयॉर्क है वो सिर्फ वाइट, ट्रेडिशनल वाइट अमेरिकन के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, जो लोग बाहर से भी आते हैं, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। और इसीलिए इनको लोगों ने काफ़ी वोट दिया है, विच शोज़ कि वहाँ की डेमोग्राफी में साउथ एशियन परसेंटेज काफ़ी सिग्निफिकेंट हो चुका है। ठीक है। बट ये आपको बस समझ लेना है, इसके ऊपर नोट्स बनाने की सच कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर कि जैसे तो टर्म्स है इंक्लूसिव गवर्नेंस, इमिग्रेशन, ये सब आपको ही पता है। तो बस ये जान लेने की ज़रूरत है। जो मेन आर्टिकल्स थे जिनके ऊपर नोट्स बनाने की ज़रूरत मुझे फील हुई वो ये 3 थे। वन वाज क्लाइमेट डिनाइलिज्म। इसको लिखने वाले जो हैं, ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट टेरी, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर, ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमेट। आपको पता है इंडियन फॉरेन सर्विस से यू बिकम अ डिप्लोमेट। सो ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर लीड नेगोशिएटर फॉर इंडिया एट यूएनएफसीसी। तो आपको पता है कॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफसीसी के, जो हर साल होते हैं। इस साल ब्राज़ील में होना है नवंबर में, आई थिंक डेट दिया था, हाँ 10 to 25 नवंबर में। ये बेलम करके जगह है ब्राज़ील में, वहाँ होनी है। तो अब आपको बता दूं कि जब नवंबर 10 to 25 तक ये चलेगा कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद कुछ दिन तक हर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भरे होंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है। सो क्या आउटकम निकले, क्या डिबेट्स थी, ये सब भरा होगा। और हमने अभी कल ही देखा था क्लाइमेट डिस्कोर्स के ऊपर एक मिटिगेशन वर्सेस एडेप्टेशन डिबेट थी, जिसके ऊपर बिल गेट्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। सो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहेगा क्लाइमेट। सो मैंने पहले सोचा कि इसमें आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं, बट ये जो आर्टिकल है इसमें काफ़ी यूनिक पॉइंट्स हैं, जो कि नॉर्मली क्लाइमेट वाले रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स में नहीं होती हैं। सो आई थॉट कि इसको इंक्लूड कर लिया जाए। और इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ ब्रिक्स एंड इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट डिनायलिज्म। क्लाइमेट डिनायलिज्म क्या होता है? कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज जो है वो हुआ है। सो इसके ऊपर बात की गई है। लोग, सम पीपल लाइक सम लीडर्स ऑफ डेवलप्ड नेशन लाइक डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इनमें से एक है। सो विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है। सेकंड आर्टिकल इज़ अबाउट पाकिस्तान डबल गेम विद चाइना। ये बहुत ही लेंदी आर्टिकल है, पर इसका जो समरी है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। ये शशि थरूर जी ने लिखा है। आई थिंक इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इट डील्स इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइना, पाक एंड यूएसए नेक्सस। ठीक है। और लास्टली वन आर्टिकल अबाउट बिहार। आपको पता है बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं और वुमेन को खास करके टारगेट किया जा रहा है, वुमेन को बेनिफिट दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक 10,000 रुपीज़ कैश मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंदर ट्रांसफ़र किया गया इलेक्शन के कुछ दिनों पहले। सो उसके ऊपर बात की जा रही है कि एक्चुअल एम्पावरमेंट हो रहा है या बस फ्रीबी को ही टारगेट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल inducement. So we will talk about these articles. Okay. So let's start with the first one. So first article is about climate denialism. It's
सो आपको पता है कि यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, एवरी ईयर। तो इस साल की जो है वो होने वाली है बेलेम करके जगह है ब्राज़ील में। बेलेम, इसका नाम मुझे नहीं पता प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ मैं या नहीं, बट होपफुली इट्स बेलेम ओनली। सो ये आपको दिख रहा है, इट्स ऑन द अटलांटिक कोस्ट, ब्राज़ील में, यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे इस बार का COP होने वाला है, ठीक है। नाउ तो इसके कंसर्न में द ऑथर हैज़ रेज्ड सम कंसर्न्स कि अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में देयर इज ग्रोइंग शिफ्ट अवे फ्रॉम क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने में या उसको कम करने में जो एक्शन है वो धीरे धीरे देखा जा रहा है ग्रेजुअली कि देयर इज़ अ शिफ्ट, वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसके इंस्टेंसेस क्या हैं? सबसे पहले USA, ठीक है। USA जो है withdrawn from, it has withdrawn from पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम। पिछली बार जब ट्रम्प आए थे एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने उस वक्त भी यहाँ से पुल आउट कर लिया था, एक बार फिर से विड्रॉ कर लिया। ट्रम्प ने अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा था कि जो क्लाइमेट चेंज है इट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन जॉब, कॉन जॉब मतलब फ्रॉड एवर परपेट्रेटेड ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज का जो पैराडॉक्स है वो बिल्कुल एक फ्रॉड है, ताकि इसके थ्रू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो USA है या यूरोप है, उनसे ये लोग पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं जो डेवलपिंग वाले हैं, और इनके डेवलपमेंट को स्लो करना चाह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है ट्रम्प का। कैन यू इमेजिन? सो इनके ही प्रेसिडेंटशिप में 2 बार USA ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है। सो और आपको पता होगा कि USA इज़ द लार्जेस्ट हिस्टोरिक एमिटर, एमिटर, और ऑल्सो द लार्जेस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिटर। मतलब वैसे तो अभी करेंटली जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो चाइना में हैं, पर अगर पर कैपिटा देखो तो USA का बहुत हाई है एमिशंस। तो जो सबसे बड़ा एमिटर है पर कैपिटा, वही कहता है कि हम मानते नहीं हैं क्लाइमेट चेंज को। तो यू कैन इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द वर्ल्ड टू फाइट दिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका सेकेंड इंस्टेंस ये है कि एक IMO कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। सो द USA इट ब्रो बीट को ब्रो बीटिंग आती है, देयर वाज ब्रो बीटिंग ऑफ स्मॉलर नेशंस, ठीक है, टू अवॉइड सेटिंग नेट ज़ीरो टारगेट्स, ठीक है। तो USA ने जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको नेट ज़ीरो टारगेट्स सेट ना करने के लिए फोर्स किया एक तरह से, ठीक है। ब्रो बीटिंग कहते हैं जब आप बिना कुछ बोले बस आंख दिखा के किसी कमज़ोर को डराते हो। सो छोटे नेशंस को USA ने नेट ज़ीरो टारगेट सेट ना करने के लिए कहा। सो UNFCCC के तहत हर कंट्री को नेट ज़ीरो टारगेट सेट करने होते हैं, एंड USA इज़ फोर्सिंग देम कि आप मत करो सेट, क्लाइमेट चेंज को मानो ही मत। सो इट मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन टू गो अहेड। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि यूरोप, ठीक है, यूरोप जो है हिस्टोरिकली क्लाइमेट एक्शन में ये काफ़ी एक्टिव रहा है। दे आर कॉल्ड क्लाइमेट चैम्पियंस बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। बट नाउ दे आर पुलिंग बैक ऑन देयर टारगेट्स। तो जो उन्होंने क्लाइमेट नेट ज़ीरो के टारगेट्स रखे थे या और भी क्लाइमेट एम्बिशंस गोल्स रखे थे, उसे ये पुल बैक कर रहे हैं। और वेरी रिसेंटली बिल गेट्स, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर पूरा नोट्स भी बनाया है, एक आर्टिकल। इन्होंने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये जो है इट्स नॉट द बिगेस्ट कंसर्न, इट शुड नॉट बी
इट शुड नॉट बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, जहाँ हमने एक पिछले लेक्चर में देखा था, इन्होंने कहा है कि जो डूम्सडे आउटलुक है, डूम्सडे आउटलुक कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये सब ये जो है इट इज़ फ्लॉड, ये सही नहीं है। सो हमने 4 इंस्टेंसेस देख लिए जिनमें हमें ये दिख रहा है कि क्लाइमेट डिनायलिज्म जो है इट इज़ ऑन द राइज। ठीक है, सो नाउ द ऑथर सेज कि गिवन दिस सिनेरियो द रोल ऑफ ग्लोबल साउथ इट इंक्रीजेस, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो धीरे धीरे डिनायल में जा रहे हैं, और जो ग्लोबल साउथ है ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके, मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इट शुड टेक लीडरशिप। ठीक है, सो इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं ब्रिक्स का। ब्रिक्स, इसका ओरिजिनल फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बट अभी रिसेंटली ये इसकी मेंबरशिप एक्सपेंड हुई है। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है इट कैन प्ले ए गुड रोल, अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। और इस बार बी फॉर ब्राज़ील है, आपको पता है इस बार का जो COP है वो भी ब्राज़ील में हो रहा है। सो इसका रोल इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? तो ये कहते हैं कि ब्रिक्स ने अभी लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस अडॉप्ट किया था। ठीक है, लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस अडॉप्ट किया था। ठीक है, लास्ट ब्रिक्स समिट में। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ब्राज़ील ने प्रपोज किया था एन आइडिया ऑफ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड, ये ब्राज़ील ने प्रपोज किया था। ठीक है, एज इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव एट बेलम, कि इसको हम लोग बेलम में डिस्कस करेंगे जब स्कॉप होगा तो UNFCCC का। सो ये एक आइडिया प्रपोज किया है ब्राज़ील ने कि क्लाइमेट चेंज और ट्रेड को, कि बेसिकली ये चीज़ जो प्रपोज हुई थी वो WTO समिट में प्रपोज हुई थी। ठीक है, कि आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड से डील करता है। ठीक है, तो ब्राज़ील ने ये प्रपोज किया था आइडिया कि क्लाइमेट चेंज और ट्रेड के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम लोग एक चेंजिंग क्लाइमेट सिनेरियो में किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक फोरम बना लें, एक प्लेटफॉर्म बना लें जो ईयर राउंड वर्क करता रहे, ना कि सिर्फ समिट्स में, है ना। समिट साल में एक बार होती है, पर ये फोरम्स जो होते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ये साल भर काम करते हैं। सो दिस कैन वर्क टू प्रमोट ट्रेड इन अ क्लाइमेट चेंज सिनेरियो। सो दिस शोज द इनिशिएटिव टेकन बाय द ग्लोबल साउथ कंट्रीज लाइक ब्राज़ील। ठीक है, और इंडिया के लिए भी, सो दिस आई इज़ फॉर इंडिया। इंडिया के लिए भी हमारा जो 2047 विकसित भारत गोल्स है, विकसित भारत गोल्स है, और 2070 नेट ज़ीरो टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए भी क्लाइमेट एक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो यही कह रहे हैं ये जो ऑथर है कि वी शुड टेक इनिशिएटिव पर्टिकुलर द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ लाइक ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एटसेट्रा। ठीक है, इनको लेना चाहिए इनिशिएटिव। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ओके, सो द सेकंड आर्टिकल वी हैव टू रीड इज दिस आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान डबल गेम कॉल्ड, और इसको पसनी पैराडॉक्स करके एक टर्म मेंशन किया है इस आर्टिकल में। सो पसनी जो है वो क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। सो फिलहाल ओके, लेट्स सी इट ऑन द मैप। पसनी जो है वो एक पोर्ट सिटी है पाकिस्तान का। इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे कराची है, यहाँ पे ग्वादर है, यहाँ पे है पसनी। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन है दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, जो कि इस मैप का हेडिंग भी है, चाइना पाकिस्तान CPEC। ठीक है, एंड यू नो कि चाइना इज़ अ मेजर इन्वेस्टर, है ना।
चाइना जो है इट इज़ द मेजर क्या, इट इज़ द इन्वेस्टर, दी इन्वेस्टर इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस CPEC प्रोजेक्ट, राइट। सो और ये जो ज्योग्राफी है ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप देखो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है जो कि CPEC का इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पे ईरान में चबहार पोर्ट है, ठीक है, जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। अच्छा, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज़ बलूचिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी इंटरनल इंटरजेंसी से इट इज़ ये जूझ रहा है ना बलूचिस्तान। पीपल आर डिमांडिंग, दे आर एंटी स्टेट, लाइक पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट ये लोग आंदोलन कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग। सो नाउ, और ये जो है एक मिनरल रिच रीजन भी है पाकिस्तान का, दिस इज़ मिनरल रिच, ठीक है। सो अभी हुआ क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट में दो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चाइना ने इंडोर्स किया है, सॉरी पाकिस्तान ने इंडोर्स किया है मॉस्को फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन, मॉस्को फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये जो मॉस्को फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ये क्या है? सो ये कहता है, इट एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट्स मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में मना करता है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी फॉरेन मिलिट्री बेस इन एंड अराउंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। आपको पता है अफ़गानिस्तान जो है पिछले 20 सालों से US ऑक्यूपेशन के अंडर था। वहाँ पे एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी थी, रिपब्लिक, बट 2021 में US ने एग्ज़िट ले ली और वहाँ पे अभी तालिबान का रूल है। सो टू स्टेबलाइज अफ़गानिस्तान और टू प्रिवेंट फर्दर इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन साइन हुआ है। ये इसमें इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सारे नेशंस जो इस रीजन में जो मेजर पावर्स हैं सारे शामिल थे। तो ये फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन साइन हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी USA ने रिसेंटली एक्सप्रेस किया था, दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिज़ायर टू रीगेन बागराम एयरबेस, ठीक है। बागराम एयरबेस जो था वो एक एयरबेस था अफ़गानिस्तान में, काबुल के पास, जो US एयरफोर्स का था बिफोर 2021। तो वहाँ पे US एयरफोर्स का बेस था। सो नाउ दे वांट टू रीगेन दिस बेस, ताकि इस रीजन में, हाँ, सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन में वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस रख सके, US मिलिट्री प्रेजेंस रख सके, ठीक है। बट चूँकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को इंडोर्स किया है तो ये अमेरिका के अगेंस्ट जाता है, अमेरिका के इंटेंशंस के अगेंस्ट जाता है। बागराम एयरबेस मैप में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ कहीं पे है, दिस इज़ बागराम, यहाँ पे काबुल भी है पास में, दिस इज़ बागराम, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, आई डोंट नो। सो ये दिस इज़ बागराम एयरबेस, बागराम जगह है एक्चुअली, यहाँ पे US एयरफोर्स का बेस था, ठीक है। सो यू सी दिस डायरेक्टली गोज़ अगेंस्ट द USA इंटेंशंस, ठीक है। बट साइमल्टेनियसली यहीं पे सेकंड चीज़ क्या हुई है कि पाकिस्तान ने अपना पासनी पोर्ट वो दे दिया है US इन्वेस्टर्स को फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस, ठीक है, लाइक फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। तो आपने देखा पासनी पोर्ट कहाँ पे है, इट इज़ राइट हेयर, ठीक है। सो पाकिस्तान इज़ प्लेइंग ए डबल गेम, एक साइड से वो USA के अगेंस्ट जा रहा है वाया दिस, और यहाँ पे USA को कंसेशंस दे रहा है वो पासनी पोर्ट पे, ठीक है। सो और इसमें एक एलिमेंट और है कि ये जो पासनी पोर्ट है इट इज़ वेरी नियर टू द ग्वादर पोर्ट, ये देख रहे हो, मात्र यहाँ पे 70 किलोमीटर की दूरी है। सो ग्वादर पोर्ट जो है दिस इज़ चाइनीज़ पोर्ट, एंड पासनी जो है दिस इज़ गोइंग टू बी US पोर्ट, और चाइना और US के बीच में देयर आर मिलिट्री टेंशंस, ठीक है। तो दिस हैज़ पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट,
दिस इज़ लाइक इन्वाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट टू द रीजन, और स्पेशली जो बलूचिस्तान इट इज़ ऑलरेडी डिस्टर्ब रीजन डोमेस्टिकली, ठीक है। तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसी को डबल गेम कहा गया है, इसी डबल गेम। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट, यूएस चाइना राइवलरी कैन बी इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्वादर एंड पासनी पोर्ट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यूएस कैन लाइक यूएस एंड चाइना बोथ कैन बी they can be suspicious of Pakistan's intentions, right? ये लोग को दिख रहा है कि what Pakistan is doing, so it says that Pakistan is playing with fire, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पे ऑथर ने पासनी पैराडॉक्स कहा है, राइट? दिस इज पैराडॉक्स, लाइक यू कैन सी काफ़ी आयरॉनिकल इवेंट्स हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो बलूचिस्तान रीजन है, यानी डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस इन बलूचिस्तान कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक और डायमेंशन है कि जो पासनी है वो नियर मिनरल रिच रीजन ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान कह रहा है कि वहाँ पे पोटेंशियल रिजर्व्स of rare earth metals. Rare earth metals are very important for semiconductors. So पाकिस्तान ने ऐसा एक्सप्रेस किया है कि दे हैव वास्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन दिस रीजन इन बलूचिस्तान, और इसी पर्पज से पासनी पोर्ट जो है यूएस इन्वेस्टर्स को दी जा रही है टू बिल्ड एंड ऑपरेट। बट प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान में दे आर ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट foreign occupation in their mineral resources, ठीक है। जैसा कि एक टर्म है रिसोर्स कर्स। तो रिसोर्स कर्स जो है ये होता है कि जिस रीजन में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मिनरल रिसोर्सेज, वो रीजन खुद अंडर डेवलप रह जाता है, वहाँ के लोग गरीब रह जाते हैं, जबकि वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कंट्री या इंटरनेशनल कंपनीज काफ़ी अमीर बन जाती हैं। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं दे आर ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग, और वो वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस, और इसको पाकिस्तान जो है वो प्रमोट कर रहा है। सो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस मूव, ठीक है। सो मोस्टली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस ओनली, समराइज इसको ऐसे ही कर सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे कि चबहार पोर्ट ऑफ ईरान, तो आप देख रहे हो ये भी काफ़ी नियर बाई है। चबहार इज़ राइट नेक्स्ट टू ग्वादर के पास में ज़्यादा दूरी नहीं है। और आपको पता है कि ईरान और यूएस जो है, यूएस ईरान के बीच में टेंशन्स है, सो दिस कैन ऑल्सो एस्केलेट। अगर ईरान के पोर्ट के पास यूएस आ जाता है तो दिस कैन एस्केलेट। और चबहार पोर्ट में इंडिया के भी काफ़ी स्टेक्स हैं, हाँ। तो दिस क्रिएट्स अ होल एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड tension, international tensions, right? So ये सारी implications हैं, that's why this can be said as, इसको कहा गया है ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इट कैन हेल्प इन इमीडिएट benefits but unsustainable in the long term, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज इट। चबहार पोर्ट में आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, यूएसए और ईरान, है ना। तो प्रॉक्सी वॉर सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है विच कैन लीड टू वेरियस इश्यूज, ठीक है।
सो दैट वाज अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं लाइक पासनी पैराडॉक्स, प्रॉक्सी वार, CPEC, है ना, रिसोर्स कर्स, मॉस्को फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन, है ना, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ बदर पोर्ट। ये जो मैप है दिस कैन बी ईजिली ड्रॉन इन एन एग्जाम। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे लगता है कि डायरेक्टली पूछेगा यूपीएससी, बट इनडायरेक्टली यूपीएससी या बीपीएससी दे कैन आस्क, और यूपीपीसीएस इनडायरेक्टली आस्क कर सकते हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के बीच में। यहाँ पे ईरान जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान तो है ही है, चाइना भी इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी अगर इंडिया अफगानिस्तान का क्वेश्चन है वहाँ मेंशन कर सकते हैं इसको, इंडिया ईरान में मेंशन कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान में मेंशन कर सकते हैं, इंडिया चाइना में मेंशन कर सकते हैं। और खासकर अगर इस एरिया पे क्वेश्चन आया तो वी कैन ड्रॉ द मैप इजीली, है ना। इट विल गिव यू एटलीस्ट 1.5 मार्क्स मोर देन अदर कैंडिडेट्स। सो द लास्ट आर्टिकल इज़ अबाउट बिहार। स्पेशली अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज भी क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इशू इन न्यूज़। अगर आप इंटरव्यू के लिए या किसी के एग्ज़ाम के मेंस के लिए अपेयर कर रहे हैं अभी आने वाले कुछ महीनों में। और दूसरी चीज़ इसमें नॉर्मल वुमेन एम्पावरमेंट का भी एंगल है। आपको पता है यूपीएससी में डायरेक्टली जीएस ने मेंशन है ना, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, और GS2 में सोशल जस्टिस वाले पेपर वाले पोर्शन में वी हैव वनरेबल सेक्शन जिसमें वुमेन भी आती हैं। सो फॉर एनी एग्ज़ाम दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स डेल्व इनटू इट। सो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है और किस तरह से वेरियस गवर्नमेंट्स लुक एट दिस टर्म, ठीक है। सो बिहार में आपको पता है पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था बाईसाइकिल्स फॉर स्कूल गर्ल्स, ठीक है। इनिशियली आई थिंक इनके फर्स्ट टर्म एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ही ब्रॉट दिस स्कीम एंड इट हेल्प्ड इन increasing female enrollment rate in schools, ठीक है। देन सेकंड था प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब जो अल्कोहल को इन्होंने बैन किया था बिहार में। सो इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस डिक्रीज्ड, है ना, कि जो मेन होते थे दे यूज टू कम होम ड्रंक एंड दे यूज टू बीट देयर वाइफ्स, सो ये कम हो गया। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द लास्ट इलेक्शन, और इस इलेक्शन में भी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू क्योंकि वन ऑफ द पार्टीज कॉल्ड जनता दल इज सेइंग दैट इफ इट इज़ वोटेड टू पावर दे विल रिमूव दिस प्रोहिबिशन, क्योंकि स्टेट की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हुई है इससे, और ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग काफ़ी बढ़ गए हैं। खैर, बट फ्रॉम दिस एंगल, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंगल, इट वॉज डेफिनेटली अ गुड स्कीम। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली देयर वाज अ स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत ₹10,000 कैश वॉज ट्रांसफर्ड टू वीमेन। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, इलेक्शन से ज़्यादा पहले की बात नहीं है। सो ये चीज़ें हुई हैं नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दीज आर द हाईलाइट्स, ठीक है। अब इसके बाद इन चूँकि इलेक्शन का टाइम है तो इनका जो अपोजिशन है, अपोजिशन यानी जो आरजेडी है ना, तेजस्वी यादव, ही हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस्ड एम्बिशियस स्कीम्स फॉर वुमेन, ठीक है। बट चूँकि ये गवर्नमेंट में नहीं है तो इनकी स्कीम्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये सरकार में आ जाएंगे तो विल हैव टू स्टडी देम ऑल्सो। बट हमारा फोकस यहाँ पे अप्रोच पे है, अप्रोच ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सो द ऑथर आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो कैश ट्रांसफ़र से या साइकिल बांटने से हो जाएगा, राइट। तो मैंने इस साल मेंस लिखा था, तो उस मेंस की तैयारी के दौरान मैंने कुछ टेस्ट लिखे थे बिफोर द एक्चुअल मेंस। सो उसमें मुझे किसी मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन मिला था GS1 या GS2 में। इट वाज कि शुड इंडिया शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयरिज्म टू
कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। शुड इंडिया मूव फ्रॉम वेलफेयरिज्म टू कैपेसिटी बिल्डिंग। वेलफेयरिज्म का मतलब होता है कि आपको पता है कि देश में गरीबी है, तो आप गरीबों को पैसे दे दो, गरीबों को फ्री अनाज दे दो, है ना। लाइक NFSA के तहत फ्री फूड रेंट्स मिलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फ्री फूड रेंट्स मिलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को। अराउंड 80 करोड़ पीपल आर बेनिफिशियरीज। फिर आप कैश ट्रांसफर्स कर देते हैं, है ना। फिर आप फार्म लोन, ये मैं पर्टिकुलरली वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। वेलफेयर का मतलब ओवरऑल फार्म लोन को वेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हैं, दे आर वेलफेयरिज्म। और इसमें एक फ्रीबी वाला भी डिबेट आ जाता है कि ये फ्रीबी कल्चर है, क्या ये फ्रीबी कल्चर है, ठीक है। क्या ये डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, लोगों की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर, और क्या हमें शिफ्ट करना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ठीक है। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो हमारे जहन में आना चाहिए, दैट इज़ प्रोफेसर, नाउ इज़ नो मोर बट हिज वर्क्स लिव ऑन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक अप्रोच दी थी, कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच क्या होता है कि इंडिविजुअल को एम्पावर करना, टू लीड द काइंड ऑफ लाइफ शी वैल्यूज़। तो इसका ये कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल को इतना एम्पावर कर दो कि जैसा लाइफ उसे जीना है उसको वो खुद जी ले, ठीक है। किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े उसे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ये एक होने में टाइम लगता है, राइट। अब इसमें एक ये जो काइंड ऑफ लाइफ शी वैल्यूज, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक इंडिविजुअल एजेंसी है, किसे कैसी लाइफ जीना। हो सकता है कि फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन किसी गांव में रहना और एक हाउस मेकर का ही काम करना, खुद से घर पे खाना बनाना, बच्चों बनाना, वो इट इज़ अ गुड लाइफ फॉर देम। सो हु विल डिसाइड कि किस तरह का लाइफ। तो हम लोग एक यूनिफॉर्म मेजर नहीं निकाल सकते, बट ओवरऑल ब्रॉडली स्पीकिंग ही सेड, हालांकि सबका चॉइस अलग अलग है, द काइंड ऑफ लाइफ वन वांट्स टू लिव, बट ब्रॉडली देखें तो ये जो एम्पावरमेंट है, जो कैपेबिलिटी है, दिस कम्स फ्रॉम हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन और इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर इसके पैरामीटर पे देखें तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है बिहार में या नहीं। सो इन दिस आर्टिकल एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि देर आर पब्लिक स्कूल्स विदाउट प्रॉपर बिल्डिंग्स, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और इनफ क्वालिफाइड टीचर्स, ठीक है। सो हो सकता है इस पर अभी डेवलपमेंट हुआ भी होगा पिछले कुछ सालों में, बट स्टिल इट लैग्स बिहाइंड द अदर स्टेट्स लाइक केरला या दिल्ली। आपको मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने BPSC का एग्ज़ाम दिया था और मेरा जो सेंटर था वो हाजीपुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में था। सो बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, द बिल्डिंग वॉज गुड, इट वॉज नाइस, बट इट नीडेड रेनोवेशन, क्योंकि कहीं कहीं से जो सीलिंग थी वो क्रैक हो चुकी थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि सिर्फ उस स्कूल की हालत ऐसी हो, बाकी स्कूल्स में अच्छा फैसिलिटी हो। सो आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स हियर, बट हाँ मुझे जितना लगा कि बिल्डिंग्स को रिनोवेशन की ज़रूरत थी, टॉयलेट्स वगैरह की हालत बहुत ख़राब थी। इवन द गर्ल्स इन माई एग्जामिनेशन हॉल दे वर कंप्लेनिंग। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बीच में गई थी एक दो बार, बट ठीक है, गर्मी का थोड़ा गर्मी था वहाँ पे उस वक्त। क्वालिफाइड टीचर्स आई डोंट नो, क्योंकि मैं 1-2 घंटे का मेरा पेपर था बस BPSC का, तो मुझे नहीं पता टीचर्स कैसे थे वहाँ पर। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में आई फाउंड सम लैक्स। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने BPSC का बस प्रीलिम्स दिया है, UPSC के मैंने 2 मेंस लिखे हैं। और जो भी स्कूल्स होते हैं दे आर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, बट दे आर हाईली एडवांस्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन वी कंपेयर टू। तो ये मेरा सेंटर दिल्ली में था, सॉरी, तो दिल्ली में मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल्स दे आर हाईली एडवांस्ड कंपेयर टू दीज स्कूल्स। एंड आई डोंट नो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, सो नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और नॉट प्रमोटिंग एनीवन, जस्ट सेइंग कि वी नीड टू इम्प्रूव एजुकेशन, स्पेशली बिहार में वुमेन को का एजुकेशन भी वी हैव टू इम्प्रूव, ठीक है। खैर, तो दिस वन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, बट इस आर्टिकल के हिसाब से एजुकेशन में वी हैव टू गेन मच
इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्वालिफाइड टीचर्स। फिर ये कहते हैं कि जो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बिहार में फॉर एवरी 100 men in the labor force, only six are women. This is a very very poor figure. इंडिया का नेशनल एवरेज जो है that is around 37. Like it's more than 30 definitely. I'm not sure about the figures right now. It is more than 5 times of बिहार। 100 आदमी में से 6 औरतें हैं जो लेबर फोर्स में हैं। दिस इज़ अ वेरी very poor picture of women's employment, women's participation in the labor force. So this needs to improve. This needs significant improvement. ठीक है। So these are the downsides. इसके क्या वे फॉरवर्ड है वो इस आर्टिकल में नहीं था, बट आई वुड जस्ट से कि इन कंक्लूजन इसके वे फॉरवर्ड काफ़ी आई वुड से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वुमेन को इनका फीमेल एनरोलमेंट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है लेबर फोर्स में। जैसे यही जो स्कीम है जिसके अंदर ये जो कैश ट्रांसफ़र हुआ है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सो ऑफ कोर्स इट वांट्स टू प्रमोट वुमेन एम्प्लॉयमेंट या वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आई थिंक दिस कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग दिस 6 वुमेन फिगर इन द LFPR, राइट। सो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ानी चाहिए हमें, है ना। थोड़ी पैट्रियार्कल माइंडसेट को अपोज करना चाहिए। ये आई थिंक यू गाइज कैन ऑल्सो राइट नाउ मेरे पास उन पॉइंट्स के साथ कोई डेटा नहीं है, इस आर्टिकल में भी नहीं था, इसलिए आई एम नॉट मेंशनिंग एनी वन ऑफ देम। कभी फ्यूचर में आ ही जाएगा किसी ना किसी आर्टिकल में एंड विल ऐड देम। कंफ्यूजन में मुझे एक अच्छा सा सेंटेंस मिला था कि इन द 1990s बिहार अंडरवेंट अ कास्ट रिवोल्यूशन, ठीक है, जहाँ पे द बैकवर्ड क्लासेस है ना, उन्होंने पॉलिटिकली दे रोज, दे इमर्ज्ड एंड दे उन्होंने अपना हक एक तरह से प्राप्त किया था। तो नाउ बिहार नीड्स अ जेंडर रिवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस कैन बी अ गुड कंक्लूजन स्टेटमेंट। काफ़ी पढ़ने वाले को सुंदर लगेगा एंड इट कैन ऐड सम मार्क्स। सो दैट वाज इट फॉर द 6 नवंबर न्यूज़पेपर। अगर आपको इस आर्टिकल के अलावा कोई और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे एनालिसिस या डिस्कशन चाहिए विथ नोट्स हैंड रिटन, तो यू कैन कमेंट। या फिर कोई स्टैटिक पोर्शन भी हो, पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट में, पूरा सब्जेक्ट तो भी नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, बट कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा, सो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके और बेस्ट टू माई एबिलिटीज़ आई ट्राई टू डू सम जस्टिस टू द टॉपिक। और एक अच्छा हैंड रिटन नोट्स फॉर मेंस और प्रीलिम्स, बोथ फॉर UPSC एंड स्टेट PCS राइट अवे। So if you want any particular topic to be covered, just mention in the comments.